भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को लायलपुर यानी कि मौजूदा फैसलाबाद के एक नवाई गांव में पैदा हुआ। भगत सिंह का ख़ानदान ख़ास तौर पर चचा और वालिद इनकलाबी नज़रियात की तरफ माइल थे और बरतानवी राज से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जद्दोजहद में सरगर्म अमल थे। भगत के चचा और वालिद गदर पार्टी के मेंबर थे। गदर पार्टी हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद कर रही थी। ये एक कौम परस्त और मुसल्लह जद्दोजहद पर यकीन रखने वाली पार्टी थी। ऐसे ख़ानदान में पैदा होने की वजह से बचपन ही से भगत सिंह बागी सोच रखता था। जल्दी पर तेल का काम जलियांवाला बाग के इंसानियत सोच सानहे ने किया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में कई लोग बैसाखी मनाने और कौमी आज़ादी के दो लीडर डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन की गिरफ्तारी और शहर बदरी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने इकट्ठे हुए। जनरल डायर की जानिब से इन निहत्थे और मासूम लोगों पर सीधी गोलियां चला देने का हुक्म जारी कर दिया गया। इस वहशियाना अमल के नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक 1000 से ज़ायद लोग मारे गए। इस सानहे ने जहां तमाम हिंदुस्तानियों के शऊर पर गैर असरात मुरतब किए, वहीं भगत सिंह को भी शदीद मुतासर किया। इस सानहे ने भगत सिंह की बागी सोच को बहुत बढ़ावा दिया और बरतानवी राज से नफरत में बेइंतहा इजाफा किया। इस सानहे के नतीजे में गांधी को भी तहरीक अदम ताउन का आगाज़ करना पड़ा। इस तहरीक में एहतजाज के तौर पर लोगों ने बरतानवी अशिया ख़रीदने से इनकार कर दिया, मगर गांधी ने जल्द ही इस तहरीक को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले के नतीजे में पूरे हिंदुस्तान में शदीद मायूसी और गम व गुस्सा फैला। मायूसी और गम व गुस्से की इस लहर का शिकार भगत सिंह भी हुआ। इस वक्त भगत सिंह की उम्र तकरीबन 13 साल थी। इस गद्दारी के नतीजे में भगत सिंह गांधी और इसके नाम नहाद अदम तशद्दुद के तरीक़ाकार से मुतनफ़र हो गया। 1923 में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। यहाँ इसकी मुलाकात इनकलाबी सोच रखने वाले नौजवानों से हुई, जिनमें सुखदेव नुमाया था। भगत सिंह का इनकलाबी जज्बा अभी भी ना सिर्फ बरकरार था बल्कि ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका था, मगर इस जज्बे के साथ साथ भगत ने पढ़ना भी शुरू कर दिया था। भगत एक सच्चा इनकलाबी था और हर सच्चे इनकलाबी की तरह हमेशा दुरुस्त रास्ते की तलाश में रहता था। इसी वजह से वो सारा दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा रहता था। सुखदेव और दीगर इनकलाबी नज़रियात के हामी नौजवानों के साथ मिलकर भगत सिंह ने आगाज़ में इनफरादी दहशत गर्दी का तरीक़ाकार अपनाया। इसकी बुनियादी वजह समाज में मौजूद जुल्म जबर के ख़िलाफ़ शदीद गम व गुस्सा और किसी इनकलाबी प्लेटफार्म का ना मिलना था। बिलाखिर इन्हें HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नामी एक प्लेटफार्म मिल ही गया। इन्हीं दिनों भगत सिंह की शादी की तैयारियां शुरू थी। इस वक्त भगत सिंह के लिए सबसे अहम चीज़ इनकलाबी जद्दोजहद थी। लिहाजा भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चला गया और बाकायदा अमली जद्दोजहद शुरू कर दी। भगत सिंह के HRA का हिस्सा बनने के कुछ ही अरसे बाद HRA ने काकोरी के मुकाम पर ट्रेन लूटने का फ़ैसला किया, जिसमें सरकारी ख़जाना था। इस काम के नतीजे में इन्हें शदीद नुकसान हुआ। तंजीम की तमाम तर लीडरशिप को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। बस चंद्रशेखर आज़ाद ही जान बचाकर भागने में कामयाब हो सका। इस वाक़े ने HRA को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया। अब तंजीम चलाने का सारा बोझ नए नौजवानों पर आ गया था। भगत सिंह ने फ़ौरन नौजवानों के लिए एक नया प्लेटफार्म बनाया, जिसका नाम नौजवान भारत सभा था। इस प्लेटफार्म के ज़रिए भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर इनकलाब के पैगाम को पूरे मुल्क में फैलाने का काम शुरू किया। ये लोग स्ट्रीट थिएटर करते थे और लोगों में पम्फलेट बांटते थे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नौजवान भारत सभा पार्टी नौजवानों में काफ़ी मकबूल हो रही थी। इस खौफ से भगत सिंह को एक झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि भगत ने भीड़ में धमाका किया है। खैर, भगत के वालिद की जानिब से 60,000 रुपये की ज़मानत करवाई गई। रिहाई के बाद कुछ अरसा भगत को घर वालों के साथ रहना पड़ा, मगर वो फिर बाकायदा तंजीम का हिस्सा बन गया। इस अरसे में भी वो काम कर रहा था, मगर बाकायदा अंदाज में नहीं। इस तमाम तर अरसे में भगत सिंह नज़रियाती तौर पर अपने कामरेडों की निस्बत ज़्यादा समझ बूझ रखता था और नज़रियाती तौर पर पहले से काफ़ी तब्दील हो गया था। ये तब्दीली अभी भी जारी थी। इसका इजहार HRA का नाम तब्दील करके HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखना में वाज़े नज़र आता है। इसी दौरान साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ लाहौर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज करते हुए पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज के नतीजे में
لالا لجپت رائے شدید زخمی ہو گئے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ HSRA کی جانب سے اس کا بدلہ JP سینڈرس کو پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر کے لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی کلکتہ فرار ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد تمام تر میڈیا کی جانب سے انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا اور تمام سیاسی لیڈروں کی جانب سے اس عمل کی مذمت کی گئی، مگر اس سب کے باوجود عام عوام میں ان کی مقبولیت بڑھ رہی تھی۔ انقلاب کے کردار اور سماج کی حرکات کی ناپختہ سمجھ بوجھ کی وجہ سے ابھی تک انہیں ایک انقلابی پارٹی جس کی محنت کش طبقے، نوجوانوں اور عوام میں بنیادیں ہوں کا ادراک نہیں تھا، لہٰذا وہ جلد ہی عوام کی نظروں میں آنا چاہتے تھے، مگر ایسا کرنے کے لیے انہیں کچھ غیر معمولی حرکات کرنی ضروری تھی۔ لہٰذا 8 اپریل 1929 کو اسمبلی میں پیش ہونے والے ٹریڈ ڈسپیوٹ ایکٹ اور پبلک سیفٹی بل، مزدور دشمن قوانین کے خلاف احتجاج کے طور پر HSRA کی جانب سے اسمبلی میں بم پھوڑنے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ بم پھوڑ کر خود گرفتاری دی جائے گی اور پھر عدالت کے ذریعے انقلابی نظریات کی تشہیر کی جائے، جن کو میڈیا بھی چھاپے گا۔ اس بم میں جان لیوا مواد نہیں ڈالا گیا اور یہ بم انہوں نے کلکتہ میں ایک ہمدرد کی مدد سے تیار کیا۔ بالآخر 8 اپریل کو اسمبلی میں دھماکہ کیا گیا۔ بم اسمبلی میں خالی جگہ پھوڑا گیا اور منصوبے کے مطابق دھماکے کے بعد بھگت سنگھ اور بھکٹیشور دت کی جانب سے گرفتاری دے دی گئی۔ اس طرح بھگت نے عدالت کا خوب استعمال کیا اور جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کے خلاف بھی ایک بھوک ہڑتال کا آغاز کر دیا۔ یہ بھوک ہڑتال 63 دن تک جاری رہی۔ بالآخر تمام تر حربے آزمانے کے بعد جب اس ہڑتال کو نہ توڑا جا سکا اور باہر عوام میں اس ہڑتال کا خوب چرچا ہونے کے بعد انگریز راج کو ان نہتے انقلابیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ عدالت کے ذریعے بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی آواز اب پورے ملک میں گونجنا شروع ہو گئی تھی، حتیٰ کہ کانگریس کے اندر مکمل آزادی کی باتیں شروع ہو گئیں اور نیچے سے عام نوجوان ورکروں کی جانب سے پریشر بڑھنے لگا، جس کی بدولت نہرو کو 26 جنوری 1930 کو لاہور میں ایک جلسے میں مکمل آزادی کی بات کرنا پڑ گئی۔ بھگت کی ریڈیکل پوزیشن کی بدولت کانگریس کو بھی ریڈیکل پوزیشن لینا پڑ رہی تھی۔ بھگت سنگھ ایک سوشلسٹ تھا، یعنی کہ وہ طبقاتی نظام کی موجودہ شکل، سرمایہ داری کے خلاف، ذاتی ملکیت کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا، لہٰذا وہ محنت کش طبقے کا نمائندہ تھا، جبکہ گاندھی ذاتی ملکیت کا دفاع کر رہا تھا۔ مثلاً ایک جگہ گاندھی کہتا ہے کہ آپ اس بات پر تسلی رکھیں کہ میں طبقاتی جنگ کو روکنے کے لیے تمام تر اثر و رسوخ استعمال کروں گا۔ فرض کریں اگر آپ کی ملکیت کے خلاف کوئی کوشش کی جاتی ہے تو آپ مجھے اس لڑائی میں اپنی طرف پائیں گے۔